गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आज हमारा अगेन एक नया चैप्टर होने वाला है क्लास 12th की एनसीईआरटी हिंदी की बुक का, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एक रेगुलर उसमें फ्लो में। ठीक है, तो आज है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सीरीज़ के फूल, जो कि बहुत ही अच्छा अध्याय है, जो कि हमें बहुत एक गहरा संदेश दे के जाएगा। बहुत कुछ हम इस एक छोटे से लेसन से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से इनकी रचनाएं देखेंगे कौन कौन से इन्होंने लिखी हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस 3 टायर में होने जा रहा है, तो आपको हर एक लाइन को बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। तो नोटबुक और पेन अपना साथ में लेके बैठिए, जहाँ पे लगे आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है चीज़ों को नोट डाउन करते रहिए ताकि रिवीजन में ईजी रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म था, सबसे पहले सब लोग जानते ही होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा द्विवेदी जी के बारे में। सबसे पहले आप इनकी तस्वीर देखिए कि कैसे दिखाई देते हैं, कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका जन्म हुआ सन 1907 में आरत दुबे का छपरा, ठीक है, बलिया यूपी में, उत्तर प्रदेश में। 1907 में आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। इनकी निबंध संग्रह हैं। ये सब क्या है? इनके निबंध संग्रह हैं। तो आपको एक लाइन में ऐसे कैसे लिख लेना है, निबंध संग्रह लगा के ऐसे, और नीचे ऐसे उसमें काउंट करके ऐसे लिख लेना है कि अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह है, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। ये सब क्या है? इनके निबंध संग्रह है। पूछ लिया जाएगा आपको, तीन कोई अदर निबंध दे दिए और एक कोई अलग दे दिया, फिर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसे करके पूछ लिया, या इनमें से कौन सा है, ऐसे डिफरेंट करके पूछ लिया कि कौन सा इनका निबंध है या कौन सा इनका उपन्यास है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये चार इनके उपन्यास यहाँ पे दिए गए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। ठीक है, सूर साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कबीर किसने लिखा था। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, और उद्भव और विकास, आलोचना, साहित्य इतिहास। ठीक है, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, इनके ग्रंथ संपादन है। ठीक है, ये इनकी आलोचनाएं थी यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सी थी? सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, इनकी आलोचना, साहित्य इतिहास है। और संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियाँ, ये इनके ग्रंथ हैं। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था? तो विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। पुरस्कार और सम्मान में देखेंगे तो साहित्य अकादमी, आलोक पर्व पर भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि इनको दी गई थी। सन 1979 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे। कौन सी लाइन है? ये हमेशा हर अध्याय में दी गई है, जो कि हमको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कितनी गहरी बात है कि आप जब तक आप आप मतलब किसी की दुर्गति, किसी मनुष्य की दुर्गति, हीनता और उनसे बचा नहीं सकते, और जो उसकी आत्मा को उद्दीप्त नहीं कर सकता, उसकी आत्मा को जगा नहीं सकता, ऐसा साहित्य को मुझे साहित्य कहने में संकोच होता है। जो उसके हृदय को दूसरों के दुख के लिए मतलब करुणा से नहीं भर सकता, संवेदनशील नहीं बना सकता, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और बहुत ही गहरी बात है ये कि अगर आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर
दूसरों के दुख के लिए एक दया भाव नहीं है, और फिर आप साहित्य लिखे जा रहे हो तो उसे साहित्य तो हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सृजना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। विज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदयता में डालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य और बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, ठीक है, अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उससे जो प्राणधारा फूटती है वह लोकधर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्रह बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवणनीय संयोग से उसका विकास हुआ। कि भारतीय संस्कृति है वो किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर अलग अलग तरीकों से इनका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात, ठीक है, जात पात और मजहबों में विभाजन और आदि आबादी स्त्री, ठीक है, बताई है, आधे पुरुष हैं तो आधी स्त्री की आबादी होगी, के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप पहचाने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। उनके साहित्य में सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो स्त्री के दलन की पीड़ा और जात पात और मजहबों में विभाजन का साहित्य है, के समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो मानते हैं कि सामाजिक जो अन्याय है जो जिस पे होता है वो स्त्री सबसे बड़ा शिकार है उसका, तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में तो ये पीड़ा जो दिखाई गई है, तो सबसे जो बातें बताई गई हैं जिसमें स्त्री सबसे ज़्यादा सामाजिक अन्याय का सामना करती है, वो उसका शिकार होती है, वो दिखाया गया है बाण भट्ट की आत्मकथा में। बहुत ही सुंदर कथा है, उपन्यास है ये। मानवता और लोक से विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, ठीक है, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्रह नहीं है। कि वो कोई भी जो विमुख कोई भी विज्ञान होगा जो तंत्र मंत्र है या कोई भी सिद्धांत है उनको ग्रहण नहीं है। और मानव की जिजीविषा, ठीक है, जिजीविषा मतलब जानने की इच्छा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है कि एक इंसान में जानने की इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसने ऐसे ही मान लिया, ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे हर चीज़ को मान लिया, तो वो उनको ग्रहण नहीं करते हैं। इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबंध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। और जैसा कि पता ही है, अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा कि कबीर आज भी हमें अपनी भाषा से, अपने इतने सारे ग्रंथों से हमें हमारी जीवन का ज्ञान कराते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हम आज की युवा है जो पढ़ना पसंद ही नहीं करती है इन सब लोगों को, ठीक है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा को सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती हैं, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोध से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है।
अपने लेखन द्वारा निबंध विद्या को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मप्रक शैली से युक्त हैं। कौन सी शैली से? व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मप्रक शैली से युक्त है। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध सीरीज के फूल, ठीक है, लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सीरीज के फूल है जो किससे मतलब लिया गया है, तो कल्पलता से लिया गया है, जो कि इनका निबंध रहा है, निबंध है, ललित निबंध। अब ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सा निबंध है, ये ललित निबंध है, ठीक है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कि बिना हिले डुले होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे सीरीज के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। यहाँ पे कवि एक सीरीज़ के फूल अगर आपने देखे होंगे, जो कि अगर पेड़ के ऊपर कोई भी पत्ता नहीं रहता है और बहुत गहरी धूप रहती है, लेकिन वो फूल मुरझाते नहीं हैं, उसमें भी वो एक केसरिया रंग उनमें छाया रहता है और इतना सुंदर लगता है वो पेड़ उस धूप के अंदर अलग ही दिखता है। तो वो बता रहे हैं कि एक अविचल होकर वो अवधूत की तरह खड़े रहते हैं बिल्कुल। तो मनुष्य को भी भाई अपनी अजेय जिजीविषा यानी कि जानने की इच्छा, अपने जो कलह है अंदर और उसके बीच भी धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना चाहिए और अपने मानव मूल्य को स्थापित करना चाहिए। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, गांधी जी की याद उनको आ जाती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक सीरीज पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। कि पहले वो अपनी उसकी कोमल सुंदरता के बारे में लेखक यहाँ पे बताते हैं और फिर उसी से ही वो बताते हैं कि कैसे हमारा सांस्कृतिक इतिहास इसमें बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही सीरीज को नज़रअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और उसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरसपूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। कि कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आ जाए, हमें हमारे कर्तव्य से विमुख नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। सीरीज़ के पुराने, क्योंकि संघर्ष ज़िंदगी में जब तक संघर्ष नहीं है तब तक मज़ा भी नहीं आता है। अगर आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, जब संघर्ष वाली ज़िंदगी होती है उसका मज़ा ही अलग है। आपको आराम की ज़िंदगी 4 दिन ही अच्छी लगेगी, उसके बाद एक खालीपन अंदर दर्शाता है, ठीक है। सीरीज़ के पुराने फलों की अधिकार, लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्तों फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्ष्ुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ ये मतलब होता है चैप्टर का लेखक का जो परिचय है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और इसके आगे हम फिर सीरीज़ के फूल पढ़ेंगे, ठीक है। अगर साथ में पढ़ेंगे तो फिर मुझे लगता है कि लंबा हो जाएगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, सीरीज़ के फूल, ठीक है। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, ठीक है, तो द्विवेदी जी ये बैठ ले के जहाँ ये लेख लिख रहे हैं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज़ के अनेक पेड़ हैं। जहाँ ये बैठ के लिख रहे हैं उसके चारों तरफ क्या है, आगे पीछे क्या है, सीरीज़ के अनेक पेड़ हैं। जेठ की, कौन सी, जेठ की जलती धूप में जबकि दरिद्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई
थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। कि जब बहुत तेज़ धूप है जिसमें हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं, तब भी जो शिरीष है वो अपने आप में वहाँ पे क्या है, फूलों से लदा हुआ था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आर्गवद, आर्गवद यहाँ पे क्या है, कर्णिकार यहाँ पे कनेर को बोला गया है और आर्गवद क्या किसको बोला गया है, अमलतास को, एक पेड़ है ये भी। की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं, क्योंकि कनेर में भी एक छोटा रेड कलर के फूल आते हैं, वो भी ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, अमलतास का मैंने नहीं देखा है, लेकिन कनेर देखा है। लेकिन शिरीष के साथ आर्गवद की तुलना नहीं की जा सकती है। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। ठीक है, जो क्या नाम है, ये अमलतास है, वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, लेकिन शिरीष लंबे टाइम के लिए होता है। बसंत ऋतु के पलाश की भांति, बसंत ऋतु के पलाश की भांति है। बसंत ऋतु में कौन सा आता है, पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। अब कबीरदास जी के बारे में बता रहे हैं कि कबीरदास जी को ऐसे पसंद नहीं था कि 15 दिन के लिए तुम खिलो और बाकी टाइम पे ऐसे ही खंकड़ की तरह खड़े रहो। यह भी क्या कि 10 दिन फूल खिले और फिर खंकड़ के खंकड़, दिन 10 फुली के कंकड़ भया पलास। अब ये कबीरदास जी की लाइन है, क्या लिखा है उन्होंने कि दिन 10 फूली के खंकड़ भया पलास, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले। फूल है शिरीष। ठीक है, बता रहे हैं कि फूल तो क्या है, शिरीष है, जो बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। बसंत के ऋतु के साथ में वो शुरू होता है और आषाढ़ तक क्या होता है, बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्गात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष है जो कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की 4 दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। शिरीष के वृक्ष जो है बड़े ही छायादार भी होते हैं, और जो पुराने भारत है उनके जो पैसे वाले लोग थे, जो उनमें से जो 4 दीवारी के पास जो पौधे लगाते थे, उनमें से क्या है, शिरीष भी है। तो व्रत संहिता यहाँ पे है, उसमें 55.13 पे लिखा हुआ है कि अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मिश्रण हृदिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। अब व्रत संहिता का जिक्र यहाँ पे किया गया है कि जिसमें किस किस के पेड़ थे, अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। अब जो वात्स्यायन की जो कामसूत्र बुक है, उसमें बताया गया है कि वाटिका के जो छायादार वृक्ष हैं, वो उनका जो झूला है उसमें उसी के नीचे लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी धोलाओं को लगाना देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालों का वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। कि डाल तो कमज़ोर होती है, लेकिन उसमें झूलने वाले भी कौन से बड़े वजनी होते हैं। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते हैं। मैं तुंदिल नरपतियों की भांति नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। ठीक है, संस्कृत साहित्य में जो शिरीष का फूल है वो बहुत ही कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी, उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। मेरा भी है, कह गए हैं कि शिरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है। अब बोल रहे हैं कि लिखा है उन्होंने कि शिरीष पुष्प है जो केवल सिर्फ भौरे होते हैं, जो मतलब जो तितलियाँ की जैसे होता है ना, जो भौरे जो होते हैं साउंड करते हैं, वो बस सिर्फ ये जो फूल है इतने ही हैं कि उन्हीं का वेट वो सहन कर सकते हैं। पक्षियों का तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे ये लाइन है, पदम सहित ब्रह्मरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रिणाम। ठीक है, ये लाइन है इसमें कालिदास ने लिखी हुई है ये। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध तो कैसे ही करूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जब वो कालिदास इतने बड़े गुरु कवि हैं तो मैं उनका विरोध तो कैसे करूं। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत नहीं होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था, शिरीष के
सीरीज़ के ये सीरीज़ का पेड़ है यहाँ पे जो दिखाया गया है आपको, ठीक है। आप उसमें देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, आपके पास बुक होगी तो। सीरीज़ के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, ठीक है। अब जो दूसरे कवियों बोल रहे हैं कि इसका तो सब कुछ ही कोमल है, डाल भी, फूल भी, पत्ते भी, ठीक है। यह भूल है, इसके फूल इतने मजबूत हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। अब कवि कह रहे हैं कि नहीं, कवियों ने गलत समझा इसको, इसके फूल तो इतने मजबूत हैं कि अगर नया फूल आ भी गया पास में तो भी वो अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। जब तक कि नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर, यानी कि धक्का मार कर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे अपने टहनी पर डटे रहते हैं। बसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, सीरीज के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे उनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं। बहुत गहरी बात यहाँ पे कही है और आज भी यही हमारे देश की हालत है, ठीक है, कि ऐसा ही होता है कि जब तक कोई नई पौध नहीं आ जाती तब तक मतलब लगे रहते हैं, जमे रहते हैं, हटेंगे नहीं अपनी कुर्सी से। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु, जरा मतलब यहाँ पे बुढ़ापा और मृत्यु, ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणिक सत्य हैं जिसको कोई नहीं टाल सकता। ये सत्य है भाई। मृत्यु को जिसने देख लिया कि भाई ये सत्य है, तुमने अपना काम किया, अब तुम निकलो भाई यहाँ से। तुलसीदास ने अफसोस के साथ उनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। डरा को प्रमाण यही, तुलसी जो फरा सो झरा, जो भरा सो बुताना। मैं सीरीज के फूलों को देखकर कहता हूँ क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि झड़ना निश्चित है। अब कभी कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई तुम्हें पता होना चाहिए, फूलते जब तुम इतने सुंदर से फूल रहे हो तो तुम्हें पता है कि भाई झड़ना भी निश्चित है, लेकिन सुनता कौन है। महाकाल देवता सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उर्दूमुखी है वे टिक जाते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। कह रहे हैं कि भाई तुम भोले हो, जो तुम्हें पता नहीं है कि भाई जब तुम खिले हो तो तुम्हें झड़ना भी तो निश्चित है, बड़े भोले हो। ये बात ध्यान में क्यों नहीं रहती है। एक बार मुझे मालूम होता है कि यह सीरीज जैसे घर में भी होता है कि बूढ़े बुजुर्ग हो जाते हैं लेकिन अपनी उपाधि नहीं छोड़ेंगे। भाई अब नए लोग आ गए, उनकी अपनी सोच है, उनको अपने जीने दो उनके तरीके से। वैसा ये कवि कहना चाह रहा है कि यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उदों का लेना न मादों का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी ये हजरत न जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। कि जब धरती और आसमान एकदम जल रहे होते हैं तब भी पता नहीं इनको कहाँ से रस मिलता रहता है, कहाँ से इनको एनर्जी मिलती रहती है कि उसमें भी वो अपना खड़े रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। तो कोई वनस्पति शास्त्री हैं तो वो बताते हैं कि भाई ये वायु से अपना रस खींचते हैं। ज़रूर खींचता होगा तभी तो मतलब वो इतना खड़ा रह पाता है, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतुजाल और ऐसे सुकुमार केसर जैसे होते हैं उसके जो फूल होते हैं वो कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुँह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएँ निकली हैं। कबीर बहुत कुछ सीरीज के समान ही थे। और यहाँ पे सीरीज की तुलना किससे कर दी गई है, कबीर जी से कर दी गई है, जो कि जिनके जीवन में इतने कष्ट आए होंगे, शायद क्या बहुत आए होंगे, लेकिन वो अपने खड़े रहे, अपने उनसे बिना डरे वो खड़े रहे। मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी ही रहे होंगे, फिर कालिदास से भी इन्होंने तुलना कर दी। सीरीज के फूल फकड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में ही उमड़ सकता है। अब मेघदूत किसने लिखी थी, कालिदास ने लिखा था। जो कवि अनासक्त नहीं रह सकता है, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कि जो फक्कड़ नहीं बन सकता, ठीक है, जिसको कोई जो किरे किराए का लेखा जोखा मिलाने में ही लुक गया तो वो कोई कवि थोड़ी है। तो कहते हैं कि कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी, अब यहाँ पे कर्नाट राज की जो प्रिया है वो विजिका देवी का जिक्र हुआ है, ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे। एक कवि कौन थे, अब ये याद रखने की ज़रूरत है आपको। एक कवि थे ब्रह्मा और दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास।
एक ने वेदों को दिया और दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। ठीक है। अब जो कवि जो कहते वो कहते कर्नाटक राज्य की जो प्रिया है विजिका देवी है, वो कह रही है कि सिर्फ एक कवि थे ब्रह्मा, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास थे, जिन्होंने किसको किसको दिया। ब्रह्मा ने वेदों को दिया और वाल्मीकि ने रामायण दी और वेद व्यास ने महाभारत को दिया। इनके अतिरिक्त अगर कोई कवि कहने का या होने का दावा करे तो मैं कर्नाटक राज्य की जो प्यारी रानी उनके सर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। ठीक है। तेसाम मूर्धनि, अब ये इस संस्कृत में है यहाँ पे, तेसाम मूर्धनि ददामी वाम चरणम कर्नाटक राज प्रिया। कर्नाटक राज की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। मैं जानता हूँ कि उस उपालम से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कि कवि बनना है तो मेरे दोस्तों फक्कड़ बनो। अब यहाँ पे हजारी बजाजी कहते हैं कि फक्कड़ बनो अगर कवि बनना है तो। सीरीज़ की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं है, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञा था। ठीक है, कि कुछ भी हो जाए स्थिर रहना है अपने इंद्रियों को वश में करते हुए, और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कव्यस्ते कालिदासदा। मैं तो मुग्ध और विस्मय विमोढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस जो सीरीज़ के फूल हैं, अब इस सीरीज़ के फूल का एक ही उदाहरण लीजिए। शकुंतला क्या थी, बहुत सुंदर थी। ठीक है, सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। अब सुंदर होने से थोड़ी ना कोई सुंदर हो जाता है, उनका हृदय कितना सुंदर है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। शकुंतला जो थी वो कालिदास के कहाँ से निकली थी, हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं ना कहीं कुछ छूट गया हो। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस श्रीज पुष्प को देना भूल गए हैं जिसके केसर गंड स्थल तक लटके हुए हैं थे, और रह गया था सिर चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। अब वो जो क्या नाम था, राजा दुष्यंत थे, वो मतलब बना रहे थे शकुंतला जी की कुछ पेंटिंग बना रहे होंगे, तो देख रहे हैं कि मतलब मन ही मन वो सोच रहे थे कि कहाँ कुछ कमी रह गई है, तो बता रहे हैं कि वहाँ पे ये कमी रह गई थी कि वो कानों में शीश के फूल लगाना भूल गए थे, और जो इनका शुभ्र मृणाल का हार था शरद चंद्र की किरणों के समान, वो भूल गए थे। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते, जबकि कालिदास थे वो बाहर की सुंदरता को नहीं देख रहे थे, वो भीतर की सुंदरता को देख रहे थे, उनके हृदय की सुंदरता को देख रहे थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त करपीवल की भांति खींच लेते थे जो निर्धलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सकते थे, अनासक्त, ठीक है, किसी से कोई आसक्ति नहीं। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रानंदन पंत में भी है। अब यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत में भी बता दिया गया है कि ऐसी अनासक्ति उन्हीं में भी थी। कविवर रविंद्रनाथ में भी यही अनासक्ति थी। अब कितने सारे कवि हमें इन्होंने बता दिया है, बड़े बड़े कवि। अब यहाँ पे बता दिया कवि रविंद्रनाथ में भी ऐसी अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा था कि राजोधान का सिंहद्वार कितना भी अब्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्प कला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया है। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। शिरीष तरु सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती हैं। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है। अब सोचने वाली बात है, क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है। हमारे देश के ऊपर से जो यह मारकाट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है,
उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है। तब ये जब उस टाइम की बात कर रहे हैं, जब मारकाट हो रही थी, देश आज़ादी के टाइम की बात हो रही है, तब ये लिखा गया था। तो सीरीज़ रह सका है, ताकि उस टाइम पे भी स्थिर रखा जा सकता था, लेकिन सीरीज़ रह सका, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका। क्यों, मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि सीरीज़ भी अवधूत है। सीरीज़ वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है कि गांधी भी, अब यहाँ पे बूढ़ा जो होता है कि गांधी जी की बातें हुई है, यहाँ पे सीरीज़ की कल्पना तुलना यहाँ पे गांधी जी से की है कि वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब सीरीज़ की ओर देखता हूँ तब तक एक होक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। ठीक है, तो जब जब वो सीरीज़ के फूल के देखते कि आज हमारे देश में ऐसे सीरीज़ कहाँ है, ऐसे गांधी कहाँ है, जब हुआ करते थे तो आज भी हो सकते हैं। और इस पार्ट से, इस लेसन से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ, कि हमें भी, अब आपका समय है, आपको एकदम अपने अपने कर्तव्य को, आज के टाइम पे क्या क्या समस्याएं हैं उनको देखते हुए, ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, तो अपना जो भी जितना भी बेहतर आप दे सकते हो उतना देना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ सोचना चाहिए, जानने की इच्छा रखनी चाहिए, और कितना भी बड़ा कष्ट क्यों नहीं आ जाए, एक सही और सच के साथ खड़े होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आप टूट जाओ। ठीक है, अब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और इसके क्वेश्चन आंसर हम सारा चैप्टर खत्म हो जाए, एक चैप्टर और बचा है हमारा, एक अध्याय और बचा है, उसको फिर ख़त्म करके हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।